गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं टॉप 5 रीजनिंग क्वेश्चन और ये है पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 4 है जिसमें हम 5 टॉप रीजनिंग के जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निवेदिता का अपना कक्षा में जो ऊपर से 15वां तथा नीचे से 20वां स्थान है। निवेदिता कोई लड़की है, उसका जो अपनी कक्षा में, एक कक्षा में बैठाए हैं उनको, ऊपर से देखेंगे तो वो जैसे माने पंक्ति है, एक लाइन है, उसमें जो निवेदिता बैठी कक्षा में, यहाँ होता है ऊपर और यहाँ होता है नीचे। तो जो निवेदिता है वो अपनी कक्षा में ऊपर से 15वें नंबर पे, अगर ऐसे गिनेंगे तो यहाँ पर जो है 15 नंबर पे वो जो है बैठी है निवेदिता एंड, और नीचे से 20वें स्थान पर है। अगर हम नीचे से गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो नीचे से वो 20वें स्थान पर, जो यहाँ से अगर हमने गिना तो वो निवेदिता 20 स्थान यानी 20वें स्थान पर है, जबकि ऊपर से अगर हम गिनेंगे ऐसे 1 2 3 4 करके तो वो 15वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं ये बताना है आपको। आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में बच्चे बैठे हैं ऊपर से नीचे, यानी पंक्ति ऊपर से नीचे बैठा ही है और उसमें ऊपर से निवेदिता का 15वां और नीचे से 20वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न करते इसमें आप ध्यान देंगे। तो कक्षा में जब भी कुल बच्चे पूछेगा तो कक्षा में कुल लड़कियां या लड़कियां जो होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ऊपर धन नीचे -1, यानी ऊपर से स्थान धन नीचे से स्थान लास्ट में 1 हटा देंगे। तो कक्षा में कुल लड़कियां बराबर ऊपर से स्थान धन नीचे से स्थान -1। तो हमें कक्षा में कुल बच्चे पूछ रहा है, कुल कितनी लड़कियां हैं ये पूछ रहा है। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कक्षा में कुल लड़कियां बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। अब हम देखेंगे कि हमें कुल निकालना है, तो ऊपर से स्थान है 15वां, यहां पर लिखा है ऊपर से स्थान 15वां, तथा नीचे से स्थान क्या है, इनको जोड़ देना है 15 + 20 और लास्ट में कितना घटा देना है, 1 घटा देना है। तो 15 में 20 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35, और 35 में से 1 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 34। तो उस पंक्ति में जो कुल बच्चे हैं, कुल लड़कियां हैं, वो है 34। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्या क्या हमने ऊपर से क्रम दिया है 15वां, नीचे से क्रम दिया है 20वां और उसमें से 1 हटा दिया तो 34 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, इसमें चाहे दायां बायां पूछेगा या ऊपर नीचे पूछेगा तो दायां बायां में भी दायां बायां को जोड़ देना है और लास्ट में 1 हटा देना है। ऊपर नीचे में भी ऊपर और नीचे को जो है जोड़ देना है और लास्ट में 1 हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सार्थक क्रम में लगाना है। सार्थक क्रम का मतलब होता है सिस्टमैटिक ऑर्डर, अर्थात जो आरोही क्रम, अर्थात पहले छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा। तो यानी जो काम पहले हुआ हो उसको पहले लगाते हैं, उसके बाद जो है आगे को चलते जाते हैं। तो सार्थक क्रम में लिखो है बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति संयंत्र। तो इनमें कौन सा काम पहले होता है उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता है सबसे पहले नदी होती है, सबसे पहले नदी होती है। नदी में हम बनाते हैं बांध। नदी में क्या बनाया जाता है, बांध अर्थात डैम बनाया जाता है। यानी रिवर होती है उसको पानी, जैसे नदी आ रही है इससे पानी को रोका जाएगा, डैम बनाया जाएगा। अब बांध से जो है बांध में लगाया जाता है शक्ति संयंत्र। शक्ति संयंत्र लगाए जाते हैं, यानी इसमें जो है मशीन लगाया जाएगा, टरबाइन लगाया जाएगा, पानी रोक के ऊपर से टरबाइन लगाया जाएगा। फिर इस शक्ति संयंत्र से जो बनाई जाएगी बिजली बनाई जाएगी, और बिजली से जो पैदा होगा फिर रोशनी पैदा होगी यानी लाइट पैदा होगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले कोई भी जो है नदी पे जो है नदी होती है, नदी पे जो है बांध बनाया जाता है। उस बांध से जो है वहां पर शक्ति संयंत्र प्लांट लगाए जाते हैं, वहां पर हाइडिंग, ठीक। उसके बाद जो है उससे बिजली पैदा होती है, और ये बिजली जैसी पैदा होगी तो खंभों के रास्ते हमारा जो है घर जलेगा और रोशनी होगी। तो हमें पता चल गया सबसे पहले क्या है, नदी। नदी का क्रमांक क्या है, 4। नदी अर्थात 4 नंबर पे। फिर बांध, बांध है 2 नंबर पे। फिर आया शक्ति संयंत्र अर्थात 5 नंबर पे। फिर आया बिजली, बिजली है 1st नंबर पे, और लास्ट में है रोशनी, यह है 4 2 5 1 3। तो 4 2 5 1 3 है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो क्या आया, नदी, फिर नदी से बना बांध, बांध पे हमने कहते हैं शक्ति संयंत्र लगाए, शक्ति संयंत्र से आई बिजली पैदा हुई, और बिजली पैदा होने के बाद रोशनी आएगी। तो इस प्रकार 4 2 5 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नीचे प्रश्न में कौन सा युग्म अन्य 3 युग्मों से भिन्न है, यानी कौन सा जोड़ा 3 अन्य से जो है भिन्न है। फाइंड ऑड वन बताना है कि कौन सा अलग है इसमें।
चार ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें कौन सा जोड़ा, जोड़ा युग्म मतलब होता है जोड़ा, जैसे इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, तो कौन सा युग्म जो है क्या है, भिन्न है। तो आप देखेंगे 28, 51, 37, 32, 81, 104, 76, 99 में कौन सा जोड़ा अलग है। तो आप देखेंगे कि 21 में अगर जो है इन दोनों का गैप देखेंगे 21 और 81 में, तो 21 में अगर 23 जोड़ दूंगा मैं, ये 28 है, 28 में अगर 23 को जोड़ देंगे, 8 3 11 तो 1, तो 51 पीछे वाला नंबर आ जा रहा है। यानी कितना जोड़ने पर, प्लस 23 जोड़ने पर, ऐड करने पर उनके बीच का गैप कितना है, 51 और 28 के बीच में 23। अब यहां देखेंगे 62 में से 37 को घटाएंगे तो ये जो है गैप 25 आ रहा है, तो ये फिर देखेंगे, फिर 104 और 81 के बीच में गैप देखेंगे तो ये आ जा रहा है 23, फिर 99 और 76 के बीच गैप देखेंगे तो ये भी आ गया 23। तो हम देखेंगे यहाँ भी 23 गैप आ रहा है, यहाँ भी 23 गैप आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें नहीं आ, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अलग। अर्थात 28 में 23 को जोड़ेंगे तो 51 आ रहा है, 37 में 20 ये नहीं आ रहा है 23, तो ये 25 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 81 में 23 को ऐड करो, 81 में जो है 23 को ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा, 76 में 23 को जोड़ेंगे तो 99, तो ऑप्शन बी जो है अलग हो जाएगा, प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 यहाँ नहीं है। नंबर 4 है 1 जनवरी 2007 को सोमवार यानी मंडे है, 1 जनवरी 2007 को, और हमें पूछा है 1 जनवरी 2008 को क्या होगा। तो 2008 का पूछ रहे हैं तो डेट देखो, यहाँ 1 जनवरी है और सन है 2007 और मंडे दिया है यानी सोमवार दिया है, और हमें पूछ रहा है 1 जनवरी 2008 और हमें पूछना है कि उस दिन क्या वार होगा, यानी सप्ताह का कौन सा दिन होगा उस दिन। तो आप जानते हैं जब सिंपल ईयर होता है यानी साधारण वर्ष होता है, अब साधारण वर्ष तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सिंपल ईयर होता क्या है, यानी जिस साल फरवरी 28 जाती है, फरवरी जो जाती है 28 जाएगी और पूरे साल में जो दिन होंगे वो 365 होते हैं, तो इसे कहते हैं सिंपल ईयर। फरवरी 28 जाती है और ये जो है नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो सिंपल ईयर में जो पैटर्न बनता है तो उसमें +1 ऐड कर देते हैं जब डेट सेम होता है। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी डेट सेम है, जनवरी का महीना यहाँ भी जनवरी का महीना, यानी साल भी जो है मतलब सॉरी मंथ भी सेम है, साल बदल रहा है, केवल 7 से 8 हो जा रहा है, 2007 से क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो जब महीना सेम हो, दिन सेम हो, साल बदले, तो इसमें जो है अगर सिंपल ईयर होगा तो उसमें +1 कर देंगे, जितना तारीख होगा उससे आगे चले जाएंगे। तो मंडे है तो मंडे से एक दिन आगे जाने पर क्या मिलता है आपको पता है, तो मंडे से एक आगे जाने पर ट्यूसडे मिलता है, अर्थात मंगलवार मिलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। अगर लीप वर्ष होता तो कितना ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल ईयर्स था। और आपके मन में आ रहा होगा फिर लीप ईयर्स का होता है, यानी लीप ईयर्स या अधिवर्ष उन सालों को कहते हैं जिसमें, उसको चेक करने का तरीका है जिसमें 4 का भाग जो है पूरी बार चले जाता है, यानी 4 या 400 का भाग जिस सन में पूरी बार चले जाता है उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, फरवरी जो है 29 जाती है और साल में दिन होते हैं 366, तो इसमें कितना ऐड होता है, +2, यानी 2 दिन आगे चले जाते हैं अगर ये लीप वर्ष। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, हम पीछे वाले सन को देखेंगे, 2007 को देखेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 आ रहा है, फरवरी तो आया ही नहीं, इस महीने में फरवरी आया तो वो 2007 का था, तो 2007 जो है लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, तो इसलिए कितना ऐड किया हमने, +1 ऐड करा। तो मंडे से एक दिन आगे जाने पर क्या जाएगा, ट्यूसडे, यानी सोमवार से एक दिन आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, मंगलवार। नंबर 5 देखते हैं, खांसी का संबंध गला से, ये एनालॉजी है, सादृश्यता है, खांसी का संबंध गले से है तो दमा का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप देखेंगे कि जो पहला होता है उसका संबंध दूसरे के साथ होता है, तीसरे का जो है चौथे के साथ होता है, यानी ऑप्शन में किसी एक के साथ होता है। तो जो खांसी होती है वो गले में होती है, यानी जब किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है तो उससे जो शरीर का अंग प्रभावित होगा, जो बॉडी पार्ट्स जो उससे इफेक्ट होता है वो होता है गला यानी थ्रोट। खांसी आपने देखा होगा, जब भी आपके इन्फेक्शन होता है, कुछ भी दिक्कत होती है खांसी में, जब आप खांसते हो तो बलगम या जो भी निकलता है या दर्द होता है वो गले में इन्फेक्शन होता है। तो उसी प्रकार जो शरीर का प्रभावित अंग है खांसी से वो है गला। तो दमा को कहते हैं हम अस्थमा, तो यानी जो दमा में शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है फेफड़े। अब ये तो इसका आंसर आ जाएगा फेफड़े। अब ये दमा होता क्या है, जो दमा होता है इसमें एक ऐसी गंभीर बीमारी है, इसमें जो हमारे शरीर में जो लंग्स होते हैं उसमें छोटे छोटे ब्रोंकाइल्स होते हैं, उनमें जो है रुकावट आ जाती है, वो जो है श्वास
उनमें श्वास जो छिद्र होते हैं उनमें कुछ दिक्कत आती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, या अगर कहते हैं सांस लेंगे तो सीटी जैसी आवाज आएगी, घबराहट होगी। तो ये दमा के जो है लक्षण होते हैं। तो दमा में जो शरीर का जो अस्थमा में जो शरीर का अंग है, ऐसे कहते हैं वो होता है फेफड़े, लंग से जो है इसका आंसर